हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पे आपका स्वागत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कैसे लिख सकते हैं किसी भी तत्व का। अब दोस्तों हुआ क्या था कि मैंने मॉर्निंग में वीडियो बना लिया था ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन दोस्तों गलती से मैंने एक को लगा रखा था, वो वहाँ पर माइक की जो लीड आती है उसको लगाना भूल गया। वो तो मैंने जो भी वीडियो शूट किया था गाइज, सारी मेहनत बेकार हो गई। तो इस वजह से अब देखिए मैं तो कल ही शूट कर पाऊंगा बोर्ड पे, तो इस वजह से अब देखिए फिर वीडियो को लेट हो जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पर आपके सामने कॉपी पेन पर आपको है यहाँ पर कॉपी में पेन के माध्यम से यहाँ पर आपको सिखाता हूँ कि इस प्रकार से आप है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी लिख सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है, वो भरा जाता है SPDF। 4 उपकोष होते हैं, ठीक है। एक कोई भी कक्षक होता है उसके 4 उपकोष होते हैं SPDF, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ पर भरे जाते हैं। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक क्रम होता है, ठीक है। और वो क्रम होता है वो ऊर्जाओं के आधार पर बांटा गया है, यानी कि जो आपका कक्षक उसकी ऊर्जा कम होती है सबसे पहले उसमें भरा जाता है, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा वाली कक्षक में, उससे ज़्यादा ऊर्जा वाली कक्षक में। तो यहाँ पर जो जो कक्षक का क्रम है दोस्तों, उसको याद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उसको है याद कर सकते हैं इजीली। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 1S है, क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1, ठीक है। अब 1 का सबसे पहले शुरुआत करेंगे S से, तो क्या हो जाएगा 1S, क्या हो जाएगा 1S। अब 1S हो गया, तो यहाँ पर देखिए 1S के बाद यहाँ पर लिखेंगे 2S। अब देखिए 2S है, तो यहाँ पर देखिए S के साथ एक और ऐड कर देंगे P, तो यहाँ पर आ जाएगा 2P, क्या आ जाएगा 2P। 2P के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए वापस आएगा 3S, यानी कि देखिए आपको लगातार बढ़ाना है। देखिए 1S 2S 3S ऐसे 4S, इसके बाद में क्या आएगा 5S, ठीक है, ऐसे आ गया, ठीक है। इतने बहुत है, 6S होता है, ऐसे चलते रहते हैं ये। इसके बाद देखिए इसके बाद में आएगा 2P, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा 3P, यहाँ आएगा 4P, यहाँ आएगा 5P और यहाँ आएगा 5D, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक 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 बढ़ाना लगातार कंटिन्यू, एक आपको एक एक बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना। देखिए इसमें S था, इसमें S और P है, तो इसमें क्या हो जाएगा SPD, क्या आ जाएगा D, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 3D, क्या आ जाएगा 3D। अब देखिए 3D से यहाँ आ जाएगा 4D, यहाँ आ जाएगा 5D और यहाँ आ जाएगा 6D, ठीक है। इसमें एक और बढ़ाना है वापिस से, यानी देखिए इसमें एक होते हैं, इसमें 2, इसमें 3, अब इसमें 4। अब देखिए SPD, अब क्या आ जाएगा F, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4F, क्या आ जाएगा 4F, ठीक है, 4F 5F 6F, ठीक है। इतना सफिशियंट है हमारे लिए, बस इतनी सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है बस। अब देखिए इससे कैसे बनाएंगे हम, देखिए इससे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, पीछे से आपको ऐसे क्रॉस करना है, क्रॉस चेक करना है, क्या करना है, पीछे से क्रॉस चेक करना है। देखिए सबसे पहले चलेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको चेक करेंगे तो चलेंगे, क्या आएगा 1S, क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्रम लिखना है साइड में 1S लिख लिया 1S। उसके बाद में वापिस पीछे चलना है, पीछे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 2S, क्या आएगा 2S, इसको भी लिख देना है 2S। इसके बाद में वापिस चलेंगे यहाँ पर पीछे से और ऐसे तिरछा निशान बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 2P और इसके बाद में आएगा 3S, क्या आएगा 2P के बाद आएगा 3S। इसके बाद वापिस हम चलेंगे पीछे और पीछे देखिए इसको ऐसे क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3P और 3P के बाद क्या आएगा दोस्तों 4S, क्या आएगा 4S। इसके बाद में फिर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 3D 4P और 5S, क्या आएगा 3D, उसके बाद आएगा यहाँ पर 4P और इसके बाद में आएगा 5S, क्या आएगा 5S। तो ये क्रम बहुत है अपने लिए, ठीक है, इतना क्रम सफिशियंट है। या आपके क्या है ऊर्जा का क्रम है, क्या है ऊर्जा का क्रम है, एनर्जी का क्रम है। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो दोस्तों आपके कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले, फिर अधिक ऊर्जा वाले। तो आप ऐसे लिख के इसको याद कर सकते हैं 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S, ठीक है। आप इसको याद करना चाहते याद भी कर सकते हैं, वरना इस मेथड से आप इसको याद करेंगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास को कैसे भरे जाते हैं। अब देखिए एक तरीका और है, आपको वो चीज़ और ध्यान रखनी है, एक चीज़ और है उसको आप ध्यान रखना है कि SPD और F इन्होंने इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो दोस्तों कितने आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था अधिकतम इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो आपके S में आ सकते हैं 2 अधिकतम, P में आ सकते हैं 6, D में आ सकते हैं 10 और F में आ सकते हैं 14, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। अब इनको याद कैसे करना है, याद करना बिल्कुल सिंपल सा है। S में 2 है तो यहाँ पर देखिए 4 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 6, उसके बाद ऐड कर दीजिए 4, उसके बाद ऐड कर दीजिए 4, उसके बाद ऐड कर दीजिए 4, यानी दोस्त 4 4 4 ऐड करना है। और यहाँ पर अगला जो यहाँ पर उपकोष है वो आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है, S में 2 होते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ कैसे कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ग संख्या 1 2 3 4 इनसे जो आवर्त संख्या है
ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। देखिए परमाणु संख्या मैंने आपसे बोला था कि आप शुरुआत के 25-30 तत्वों की जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, वो याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इनके हम देखेंगे शुरुआत के, चलिए हम शुरू में देख लेते हैं शुरुआत के 10 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास, फिर हम देखेंगे आगे के। तो यहाँ पर देखिए पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, फिर होता है यहाँ पर हीलियम, फिर होता है लिथियम, ठीक है। उसके बाद में होता है बेरिलियम, उसके बाद में होता है यहाँ पर HeLiBe बोरोन, कार्बन, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में फ्लोरीन, और इसके बाद में क्या होता है दोस्तों आपके नियोन, ठीक है। ये आपके प्रारंभिक 10 तत्व होते हैं। अब इनमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है ना, बराबर होती है। ये आपके सामने साइड में जो लिख रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन को भरने हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर 1s में भरा जाएगा। किसमें जाएगा? 1s में भरा जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास की 1s। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1s में कैसे भरेंगे, 1s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, तो कैसे लिखेंगे? 1s और इसके ऊपर घात के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? घात के रूप में। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया? 1s1। क्या हो गया? 1s1। बिल्कुल सिंपल सा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s1। चलिए इसके बाद देखते हैं हीलियम का। अब देखिए हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब किसमें भरेंगे? सबसे पहले 1s में। तो 1s में भरेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं s में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2। क्या हो गया दोस्तों? 1s2। चलिए इसके बाद देखते हैं लिथियम का। अब देखिए लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले भरेंगे 1s में। अब देखिए s कक्षक में, s उपकोष में आपके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो लिख दिया 1s2, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो क्या करेंगे? अब जाएंगे 2s के पास। किसके पास जाएंगे? 2s के पास। तो यहाँ पर देखिए 2s कितना बचा इसके पास? टोटल 3 है ना, 2 इसमें भर दिए, कितना बचा? 1। तो क्या हो गया दोस्तों? 2 और 1 3, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3। तो यहाँ पर लिथियम का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने भर लिया है। चलिए इसके बाद देखते हैं बेरिलियम का। अब देखिए बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भरेंगे 1s2 में, ठीक है, 1s2 में। इसके बाद किसमें भरेंगे? 2s2 में। किसमें भरेंगे? 2s में 2। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, ठीक है। यहाँ पर कुछ दोस्तों आपके कुछ अपवाद भी हैं, उनको भी हम देखेंगे इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनसे क्या क्या चीजें हम पता लगा सकते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको बोरोन का भरना है। अब बोरोन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए बोरोन है, अब बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखिए बोरोन का भरेंगे 1s में 2, ठीक है। 2s में 2 कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। अब बच गया कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक अब किसमें भरा जाएगा? यहाँ पर 2p में। किसमें भरा जाएगा? 2p में। तो यहाँ पर आ जाएगा 2p1। क्या आ जाएगा? 2p1 हो गए ना, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। इसके बाद आते हैं कार्बन पर। देखिए कार्बन है दोस्तों, कार्बन पर यहाँ पर देखिए कार्बन पर भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए 1s2, ठीक है। उसके बाद में है 2s2, और उसके बाद में है 2p2। कितने हो गए? 6 हो गए ना। देखिए 1s 2s 2p, ठीक है। और जो मैंने वीडियो शूट किया था उसको भी मैं इसी वीडियो के एंड में जोड़ दूंगा, तो अगर आपको प्रॉपर आवाज आए तो आप देख लेना उसको भी, ठीक है। वहाँ पर आपको बोर्ड के माध्यम से समझा गया है, तो वहाँ पर आवाज में थोड़ा इश्यू है, तो वहाँ पर आप देख लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अब देख लेना, वीडियो के एंड में उसको जोड़ दूंगा। यहाँ पर फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए यहाँ पर हो गई ना 2 2 4 तो 6। इसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन का। अब देखिए नाइट्रोजन का कैसे लिखेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 1s में आगे 2, 2s में आगे 2, और p में देखिए कितने आएंगे? टोटल 7 हैं, 2 और 2 4, तो कितने बचे? 7। तो क्या हो गया? 2p3। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर देखिए 1s2, उसके बाद में है 2s2, और यहाँ पर है 2p कितने आगे? देखिए यहाँ पर देखिए 8 हैं, 2 और 2 गए 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। इसी प्रकार फ्लोरीन का देखते हैं, तो फ्लोरीन का जाएगा 1s2, उसके बाद में आ जाएगा 2s2, और उसके बाद में आएगा 2p5, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन नियोन का भरना है, तो नियोन का भरेगा 1s2, 2s2 और 2p6, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रारंभिक 10 तत्व हैं, इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का महत्व क्या है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या महत्व है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम जो संयोजकता है, वैलेंसी है, उसका निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं? कि उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे हम जो संयोजकता है, वैलेंसी है, उसका निर्धारण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 1s है, क्या है? 1s है। अब देखिए s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई? 2 आ सकते हैं, ठीक है, 2 आ सकते हैं। एक इसके पास है, तो हाइड्रोजन आपके कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? +1। इसकी संयोजकता क्या होती है दोस्तों? +1। इसके बाद बात करते हैं हीलियम की। अब देखिए हीलियम के पास अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हीलियम का कक्षा क्या है? पूरा है। तो इसलिए हीलियम आपके वर्ग 18 का तत्व है, और इसकी जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? 0। क्या होती है? 0 या 0। चलिए
इसके बाद देखते हैं लिथियम की। लिथियम देखिए वापस आपका पहले वर्ग का तत्व है। अब देखिए पहले वर्ग के तत्व में देखिए 1s2, इसको छोड़ देंगे, फुल भर गया। इसके बाद देखते हैं 2s। अब देखिए 2s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं दोस्तों? 2, लेकिन देखिए 2s में एक ही है, मतलब एक इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो इसका दान कर सकता है, इसलिए यहाँ पर आएगा +1। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर बेरिलियम की। अब देखिए बेरिलियम के पास यहाँ पर देखिए बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिवाइडेंस करेगा? यहाँ पर देखिए बेरिलियम के पास, यहाँ पर देखिए बेरिलियम क्या करेगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो यहाँ पर क्या करेगा 1s2 2s2। तो इसका कक्षक भी आपके पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसकी संयोजकता दोस्तों क्या होती है, यहाँ पर ये इसका जो अष्टक है वो दोस्तों भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो अंतिम कक्षक है, यहाँ पर अंतिम कक्षक जो है ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर त्याग कर सकता है, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग कर सकता है। इसलिए जो आपका बेरिलियम है वो आपके +2 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर प्रदर्शित करता है, मतलब इसके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों को त्याग करके +2 यहाँ पर बना सकता है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका बोरोन है। अब देखिए बोरोन के पास अंतिम कोष में क्या है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके 2s है। ठीक है, 2s और 2p1 को देखेंगे तो आप देखेंगे 2 और 1 3, इसके पास दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन है इसके अंतिम कक्षा में, 2s में देखिए और 2p में देखिए, यानी कि 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, इसलिए यहाँ पर 3 संयोजकता प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार कार्बन है। देखिए 1 को छोड़ दीजिए, 2 वाले को देखिए तो 2s और 2p, यहाँ पर देखिए 2 और 2 4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कार्बन है वो +4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, इसलिए ये आपके +4 और -4 दोनों ही संयोजकता प्रदर्शित करेगा। इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन देखिए, इसको छोड़ दीजिए तो आपका पूरा भर गया पहला कक्षक, 2s और आप 2p, इसको देखिए तो 2s और 2p को आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 कितने हो गए 5, और यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यहाँ पर दूसरी का उपकोष में, ये दूसरी कक्षा में। तो यहाँ पर देखिए जो p है ना, p आप देखेंगे तो p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर p में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, p हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। या तो दोस्तों वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, या फिर 2 और 3 5 को त्यागे। तो 5 को त्याग करना कठिन होता है, इसलिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा p कक्षक में, और यहाँ पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था या -3 आपके संयोजकता प्रदर्शित करता है। चलिए इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का भाई यही चक्कर है, देखिए यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, ये तो पूरा भरा हुआ है फर्स्ट वाला। सेकंड में देखिए 2s और 2p4 है। अब देखिए p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपके 6 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये -2 संयोजकता प्रदर्शित करेगा, -2 वैलेंसी आयु प्रदर्शित करेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर फ्लोरीन की। अब देखिए फ्लोरीन है 2p5 है। देखिए p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन के पास कमी है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दोस्तों, ग्रहण करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये -1 आपके प्रदर्शित करेगा संयोजकता। आपने देखा होगा फ्लोरीन है वो दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे -1 प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नियोन की। अब देखिए नियोन है, इसका अंतिम कक्षक फुल है, देखिए दोनों 2s 2p दोनों फुल है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों, इसकी जो संयोजकता क्या होती है 0 होती है, मतलब ये अपना अष्टक पूरा भरा रहता है, इसलिए इसको कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ना इलेक्ट्रॉन दोस्तों ग्रहण करता है। अब दोस्तों 2 तत्व और है जिनके इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या? पहला तो आपका दोस्त होता है यहाँ पर जो आपका क्रोमियम होता है वी, और एक होता है आपका कॉपर। ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रोमियम और कॉपर, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका क्रोमियम होता है वो आपके आता है 24 पे, और जो आपका कॉपर आता है वो दोस्तों आता है 29 पे। अब चलिए यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1s2, ठीक है, उसके बाद आना चाहिए 2s2, उसके बाद आना चाहिए यहाँ पर 2p6, उसके बाद आना चाहिए 3s2, और देखिए कितने हो गए गिनते हुए ना, साथ में 2 2 4 10 12 हुए ना, यानी कि 3s पे आ गए। 3s के बाद 3p में आने हैं, तो 3p में आने के बाद यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 हो गए, कितने हो गए यहाँ पर 10 12 18 हो गए, 18 हो गए ना, 24 भरने हैं। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद 3p के बाद में यहाँ पर आना चाहिए 4s आना चाहिए ना, तो देखिए 4s में आना चाहिए 2, और 3d में आना चाहिए यहाँ पर कितने चाहिए 4, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब इसके 24 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। आप गिन लीजिए 2 2 4, और यहाँ पर 10 12 12 और 6 18 18 2 20 24। लेकिन दोस्तों होता क्या है यहाँ पर देखिए, इन अंतिम कक्षा को आप देखिए 3d4 और 4s2 को, होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक नियम है, वो नियम ये कहता है कि कोई भी अर्धपूर्ण जो कक्षक होता है, क्या होता है, अर्धपूर्ण कक्षक होता है, या तो हाफ हो, या तो हाफ भरा हुआ हो, या फिर फुल भरा हुआ हो। उनका दोस्तों रूल ये है कि जो आधे भरे हुए होते हैं या फुल भरे हुए होते हैं वो दोस्तों अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर जो 3D है ना, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है,
तो क्या करता है 4s से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये 3d5 के रूप में आ जाता है, क्योंकि दोस्तों आपका d है ना, d के पास 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, इसलिए इसका आधा भरा हुआ, आधा भरा का मतलब इसका 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर होता क्या है 4s1 और यहाँ पर 3d5 के रूप में ये पाया जाता है। ये इसका अपवाद है, आपको ध्यान रखना है। ये आपके 4s1 और 3d5 के रूप में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दोस्तों कॉपर है, कॉपर को भी हम देख लेते हैं। देखिए कॉपर के पास होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन, तो 29 भरने के लिए दोस्तों रूल्स के अनुसार होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 और 4s2 और 3d9 ये होना चाहिए। आप गिन लीजिए 29 यहाँ पर देखिए 2 2 4 10 12, 12 और 6 18, 18 19 20, 20 और 9 29 हो गए 29। लेकिन दोस्तों होता क्या है, यही चक्कर यहाँ पे है, जो डी कक्षा का उसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो यहाँ पर 4s के पास तो 1 हो जाएंगे और 3d के पास दोस्तों हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर दोस्तों भरा जाता है। अब दोस्तों एक चीज आपको और ध्यान रखनी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, वो ये है कि यहाँ पर देखिए कोई भी तत्व है, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमको भरना है सोडियम का, जो कि होता है 11 नंबर पे। अब देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमको भरना है, तो देखिए 11 आपका भरना है, तो देखिए रूल्स के अनुसार होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6 कितने हो गए 10, 6 2 8 2 10। उसके बाद माना चाहिए 3s1, क्या होता है, ये होता है 3s1। अब दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा जो सोडियम होता है उसका ऐसे लिखा होता है Ne और इसके बाद लिखाता है 3s1, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको ऐसे मिलेगा ज्यादातर बुक में, और रेलवे के एग्जाम में भी आपको ऐसे ही मिलता है, किसके रूप में 3s1 के। अब देखिए ऐसे क्यों लिखा जाता है, अब देखिए दोस्तों होता क्या है, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें होता क्या है वर्ग संख्या 18 जो होता है, ठीक है, वर्ग संख्या 18 मैं आपके सामने दूसरा पेज ले लेता हूं। तो वर्ग संख्या 18 दोस्तों जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि ns2 और np6, ठीक है, ये सिंपल सा सबका होता है, कॉमन होता है, यानी कि वर्ग 18 के सभी तत्वों का आपका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो होता है ns2 np6। अब देखिए ns2 np6 है, इसका मतलब ये है n बराबर 1 रखो, ठीक है, n बराबर 2 रखो, इस प्रकार से रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए n बराबर 1 रखेंगे, इसमें तो भरना नहीं है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आएगा देखिए हीलियम, है ना, उसके बाद में आएगा क्या आपके इसके बाद में आएगा नियोन, उसके बाद में आएगा आर्गन, उसके बाद आएगा आपका कौन आएगा हीना, अगर कर और जिनोन और रेडोन, ठीक है, ये आते हैं। तो इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होते हैं ना दोस्तों वो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं किसी का भी। कैसे निकालेंगे, देखिए इसका हो जाएगा ओनली 1s2, ठीक है, इसका हो जाएगा 2s2 और इसका हो जाएगा 2p6, ठीक है, उसके बाद इसका दोस्तों हो जाएगा 3s2, ठीक है, और 3p6, ठीक है, इसका हो जाएगा 4s2 और 4p6, ठीक है, इसका हो जाएगा 5s2 और 5p6, ठीक है, इसी प्रकार से 6x2 और 6p6, ठीक है। इस प्रकार से ये इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। अब दोस्तों मान लीजिए कोई सा भी तत्व है, जैसे आपका नियोन है, ठीक है, नियोन आपके आता है 10 नंबर पे, तो इसके बाद 11 तो तत्व आएगा ना, 11 तो सोडियम जो होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखेंगे, ये तो यूं का यूं लिख देंगे, है ना, 2s2 2p6, यानी कि नियोन लिखकर सोडियम का लिखते हैं ना, तो नियोन लिख देते हैं, और नियोन के बाद जो आता है उसका ऐसे लिखते हैं। तो अभी हमने देखा था सोडियम का जो लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था नियोन और 3s1। तो इसी प्रकार से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपके इन गैसों के समान है वो लिख दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है, मतलब ये आपके होते हैं, ठीक है, इनके बाद यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब दोस्तों एक चीज और आती है, वो आपको ये ध्यान रखनी है, वो चीज ये होती है कि किसी भी एक वर्ग जो होता है, एक वर्ग होता है, ठीक है, ये ग्रुप होता है ना, उसमें सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों क्या होता है, सेम रहता है। क्या होता है, सेम रहता है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपकी संयोजकता का निर्धारण होता है। जैसे अगर मैं बात करूं वर्ग संख्या 1 की, ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं, ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं दोस्तों हो गया क्या, देखिए ग्रुप 1 में आते हैं आपके हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद में आते हैं रूबिडियम और सीजियम, ठीक है, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है, ये आपके आते हैं। तो दोस्तों इनका अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास हमको एक का किसी का भी पता हो तो यहाँ पर हम बाकी सबके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो आपके होता है ns1। क्या होता है, ns1। कैसे, मतलब कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो ns1 होता है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए हाइड्रोजन का निकालना है तो 1s1, ठीक है, लिथियम का निकालेंगे तो 2s1, इसका सोडियम का निकालेंगे तो 3s1, ठीक है, पोटेशियम निकालेंगे तो 4s1, ठीक है, रूबिडियम का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 5s1, ठीक है, सीजियम का निकालेंगे तो 6s1 और फ्रांसियम का निकालेंगे तो 7s1। अब दोस्तों इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे तो निकाला जाता ही है। अब इनके साथ यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं, क्या, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का निकालते हैं,
ठीक है। तो इसका तो डायरेक्ट निकालते हैं, लिथियम का निकालते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं हीलियम, ठीक है, हीलियम लिखकर और 2s1 लिख देते हैं। इसी प्रकार सोडियम का निकालते हैं तो नियोन लिखकर आपके ये लिख देते हैं। उसी प्रकार अगर पोटेशियम का निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर AR लिख के, ठीक है, आपके आर्गन लिखकर 4s1 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्रिप्टॉन लिखकर, इस पर जीनोन लिखकर और रेडॉन लिखकर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास से डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से इनके लिखे जाते हैं, ठीक है। आपके हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इस इनके रूप में भी किसी की तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास को यहाँ पर लिख सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन विन्यास से दोस्तों कैसे लिखा जाता है। अब दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि कुछ जो आपके जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किस किस कॉमन होते हैं। जैसे वर्ग संख्या 1 होता है ना, वर्ग संख्या फर्स्ट यानी ग्रुप 1, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है सामान्य NS1, क्या होता है NS1। उसके बाद में वर्ग 2 होता है ग्रुप 2, उसका दोस्तों होता है NS2। अंतिम जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है ना वो आएगा NS2। जैसे हमने इनका देखा था ना, देखिए सबका 1s1 NS1 आ रहा है, देखिए NS1 तो यहाँ पर देखिए NS1। इसी प्रकार से वर्ग 2 का निकालेंगे ना तो वो दोस्तों क्या निकल के आएगा NS2, क्या निकल गया NS2। अगर हम वर्ग 3 का निकालेंगे, किसका, वर्ग 13 का, किसी भी तत्व का, 2 से 12 का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अगर वर्ग 13 के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो यहाँ पर NS2, ठीक है, क्या होगा NS2 और NP3, क्या होगा NS2 NP3। वर्ग 14 का होगा NS2 और NP4, क्या होगा NP4। जैसे हमने देखिए वर्ग 14 का कार्बन का देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, देखिए कार्बन का आपको दिखाता हूँ। कार्बन का हमने देखा था, यहाँ पर देखिए ये कार्बन का है, तो कार्बन का देखा था 2s2 और 2p2, क्या देखा था, कार्बन 14 का होता है 2s2 और 2p2, ये हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसका NS2 NP1, क्या होगा NS2 NP1, ठीक है। यहाँ पर इसका होगा NS2 NP1, इसका होगा NS2 NP2। और वर्ग 15 का होगा यहाँ पर देखिए NS2 NP3, क्या होगा NS2 NP3। वर्ग 16 का होगा NS2 NP4, ठीक है। वर्ग 17 का होगा NS2 NP5। और यहाँ पर वर्ग 18 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NS2 NP6, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने, कई बार पूछ ले जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे आप मान लीजिए हमने ऊपर ही देखो ये कर रखे हैं, वर्ग 18 का देखिए हमने ये कर रखा है, देखिए ऊपर ही कर रखा है। किसी का भी निकालना है NS2 NP6 होता है, लेकिन N क्या होता है, N यहाँ पर होता है आवर्त की संख्या, क्या होती है आवर्त की संख्या, पीरियोड की संख्या, क्या होती है पीरियोड की संख्या दोस्तों होती है N। अब यहाँ पर N का मान रखिए और यहाँ पर कर लेंगे। जैसे देखिए हीलियम के लिए आपके आवर्त होता है वो क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा 1s1, ठीक है। नियोन के लिए होता है तो यहाँ पर देखिए लास्ट में देखेंगे, नियोन के लिए तो यहाँ पर देखिए 2p6 3p6, ठीक है, 4p6, यानी कि देखिए NP6 आएगा लास्ट में, आपको ध्यान रखना है NP6। तो यहाँ पर देखिए 5p6 6p6, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास दोस्तों निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बिना ब्लैक बोर्ड के यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मैं आपका जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे शूट किया था उसको आप देख लेना, उसमें थोड़ा वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, तो आप उसको देख लेना, वहाँ पर आपको बेहतर समझ आता है। तो यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। स्वागत है। और दोस्तों आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से ही आपकी संयोजकता है, वैलेंसी है, उसका निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में जो प्रारंभिक 30 तत्व हैं, ठीक है, वो आपको कम से कम याद होने चाहिए। और मैंने आपको आधुनिक आवर्त सारणी थी उसको याद कराने की ट्रिक भी आपको बताई थी, और उसमें आपसे बोला था कि आप अगर प्रारंभिक तत्व याद करेंगे दोस्तों, क्योंकि उनके ही बहुत बार है वो पूछ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी कि आधुनिक आवर्त सारणी को 4 उपभागों में बांटा गया है, S, P, D और F। किस भागों में बांटा गया है, S, P, D, F, 4 उपभागों में बांटा गया है। और जो ये 4 उपभाग होते हैं S, P, D, F, इसमें देखिए क्या क्या आते हैं। जो आपका S होता है उसमें वर्ग संख्या 1 से 2 आते हैं। जो P होता है दोस्तों उसमें आपके 13 से 18 आते हैं। जो D होता है उसमें आपके 3 से लेकर 12 आते हैं। F में आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स ये दोनों आते हैं। अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए आपको क्रम याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विन्यास किस किस कक्षक में कैसे कैसे लिखा जाता है। तो चलिए हम आपको एक क्रम है उसको पहले तरीका सिखाता हूँ कि जो क्रम है वो हम कैसे लिखें। तो दोस्तों ये क्रम तो आपको ध्यान रखना है, पहले S आएगा, फिर P, फिर D और फिर F, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ये क्रम आता है। अब देखिए कैसे कैसे आता है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं है, गिनती लिख लेनी है। देखिए शुरू में क्या आएगा, फर्स्ट S, क्या आ जाएगा फर्स्ट S, इसके बाद क्या आएगा सेकंड S, अब एक बढ़ा, चलिए सेकंड S के बाद क्या आएगा सेकंड P, ठीक है। इसके बाद थर्ड की बात करें तो थर्ड S, थर्ड P और थर्ड D, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर 4S,
4p 4d और 4f, ठीक है। इतना सफिशिएंट है हमारे लिए, क्योंकि इससे ज्यादा हम नहीं पूछा जाता, ये बिल्कुल सिंपल सा है, इससे ज्यादा हमको नहीं पूछा जाता है। चलिए हम और लिख लेते हैं थोड़े से, 5s 5p 5d 5f, ये सफिशिएंट है, इससे बाहर आपके नहीं पूछेगा, क्योंकि ज्यादातर है वो प्रारंभिक 30 तत्वों के ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो कैसे लिखते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, क्रॉस सेक्शन बनाना है। अब देखिए पीछे से और आगे की ओर, यानी कि पीछे से आगे क्रॉस बनाना है, और फिर हमको ये जो क्रम है वो दोस्तों याद हो जाएगा। तो पीछे से ऐसे आएंगे, शुरू में आएगा 1s, तो लिख लेंगे साइड में जो क्रम आएगा वो आएगा 1s, लिखिए। वापिस भी चलना है, फिर आएगा क्या दोस्तों 2s, क्या आएगा 2s, फिर उसके बाद वापिस पीछे चल देंगे ऐसे, यहाँ पर आएगा 2p और 3s, क्या आएगा 2p और 3s, ठीक है। इसके बाद वापिस चलेंगे पीछे, क्या आएगा 3p 4s, क्या आएगा 3p और 4s, उसके बाद में वापिस भी चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आएगा 3d 4p 5s, क्या आएगा 3d 4p और 5s, ठीक है। इतना सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है, इतने बहुत है। अब देखिए ये चीज याद करने के लिए आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए, इस चीज को आप उतार सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए ऐसे शुरू में, लेकिन जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे इन चीजों की तो आपको ये चीज अपने आप याद हो जाएंगी, जैसे कि मेरे को याद है। तो आपको 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s, ये सीरीज है वो याद होनी चाहिए, और इस सीरीज को याद करने के लिए ये तरीका है, ठीक है, इतने सफिशिएंट है। अब देखिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये तो हमको याद हो गया, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर देखिए s p d और f, इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। s p d f, इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखिए s है, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में अधिकतम 6, d में अधिकतम 10 और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर आ सकते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे, याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है लगातार, क्या हो रहा है +4 हो रहा है, यानी कि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है बस, और फिर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, बस ये चीज ध्यान होनी चाहिए। ये तो क्रम होता है, और ये आपको ध्यान रखना है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम आ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम हैं जो भर के सिखाते हैं आपको किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू के, मैं अब यहाँ पर आपको शुरू के 10 तत्व हैं, उनके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको लिख के यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे एक शुरू में होता है हाइड्रोजन, ठीक है, फर्स्ट नंबर का, उसके बाद होता है हीलियम, फिर होता है लिथियम, फिर होता है बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो अभी इनके देख लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे की हम देखते हैं। अब देखिए इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होनी चाहिए, और मैंने आपको बोला था कि आधुनिक आवर्त सारणी के कम से कम शुरू के 30 आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उनके बार बार पूछे जाते हैं। अब चलिए ये बिल्कुल सीधे से देखिए, हाइड्रोजन का होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7। अब चलिए इनको भर के देखते हैं कैसे कैसे भरे जाते हैं। देखिए हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों, हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए इनमें से बताइए किसमें भरा जाएगा, शुरू में भरेंगे इसमें, ठीक है, शुरू में इसमें भरेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें आएगा 1s, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 1s, क्या हो जाएगा 1s1 और s के ऊपर 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया 1s1, सिंपल सा है 1s1, ठीक है। चलिए हीलियम का भरते हैं, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आएंगे दोस्तों, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है 1s है, और s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 2, तो यहाँ पर देखिए 1s2, क्या हो जाएगा 1s, बिल्कुल सिंपल सा 1s2। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं लिथियम का, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए देखिए सबसे पहले भरेंगे 1s में। अब देखिए 1s है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भरती है। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो क्या करेंगे इसमें भरेंगे, किसमें भरेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए 2s, इसमें भरेंगे 2s और 2s1, ठीक है, तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं बेरिलियम के। अब देखिए बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखिए 1s2, यानी कि पहले 1s में 2 आ गए, उसके बाद में 2s में 2 आ गए, तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं बोरोन की। बोरोन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए पहले 1s को भरेंगे, 1s में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, तो 1s में 2, उसके बाद में 2s है, 2s में कितने आ सकते हैं 2, तो ये भी हमने लिख लिया। अब इसके बाद भरेंगे हम p में। अब देखिए 2p, ठीक है, अब देखिए इसमें भरने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ये 2 हो गए 4,
बचा कितना ए, तो यहाँ पर करेंगे ए, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर जो कार्बन है इसका भरते हैं। अब देखिए कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए तो भरेंगे 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p2 हो गए 6 2 4 6, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नाइट्रोजन का देखते हैं, और नाइट्रोजन में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखिए 7 कैसे भरेंगे, 1s सबसे पहले 1s भरेंगे, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं s में। उसके बाद में 2s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2p, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2p में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन हमारे पास बचे कितने, देखिए 2 2 4 हो गए, 7 टोटल है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमने प्रारंभिक 7 तत्व हैं उनके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भरना सीख लिया है। चलिए इनको आप देख सकते हैं और फिर हम आगे देखते हैं, इनको आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगामी तत्व उनको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। हाँ भाई क्या हुआ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। हाँ अरे यार मेहनत करेंगे तो फिर कुछ होगा। हाँ करो यार, कब तक कर देगा, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है। अच्छा अच्छा चलो करो, ठीक बता देना मेरे जैसे ही हो, क्योंकि मैंने आज की बोला है उनसे क्या आपको मिल जाएगी। ठीक ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल इसके लिए। अब देखिए तो चलिए अब हम देखते हैं इससे आगे के 7 तत्व के बाद 8 के 9 10 11 इनके देखेंगे। और दोस्तों एक दो तत्व है उनके बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 और 29, इनके आपको जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि दोस्तों इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ भिन्नता पाई जाती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम इनके देख लेते हैं और फिर आपको फिर इन दोनों के बारे में बताऊंगा। देखिए नियोन है, अब देखिए नियोन दोस्तों आपके आता है 10 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद आपका जो चलिए हमने एक दो छोड़ दिए यहाँ पर, देखिए हमने लिखा था BCNONOFNE, ठीक है। चलिए एक और रह गया था यहाँ पर, देखिए इनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 7 था, ये 8, ये 11 है, 12 10 और ये 9, ठीक है। पसीना अब चलिए हम इसके बाद के तत्व हैं उनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 7 तक के देख लिए हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर देखिए आते हैं BCNO FNE
NaMgAl, ठीक है। इनका हम देखते हैं, देखिए जो ऑक्सीजन है दोस्तों, अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए इनको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए जो कक्षाएं होती है ना, जो कक्षाएं होती है, आपने एक चीज और देखी होगी, जो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं वो आपने देखा होगा यहाँ पर कक्षाओं के रूप में लिखते हैं KLMN के रूप में। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, KLMN के रूप में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n स्क्वायर से निकालते हैं। और वहां पर आपको बोला था कि यहाँ पर K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, यहाँ पर उसके बाद में L में होते हैं 8, उसके बाद में आपसे बोला था M में होते हैं 18, इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये दोनों चीजें भी मैं आपको साथ में बताऊंगा यहाँ पर कैसे कैसे होती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ K, उसके बाद में L, उसके बाद में M, ठीक है। अब देखिए ये कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 9, इसके पास 10, 11, 12 और 13, ठीक है। अब चलिए इसका देखते हैं। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखिए भरेंगे इनको। अब देखिए भरने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट एस यानी कि 1s, और 1s देखिए यहाँ से लिखेंगे 1s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है वो आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें एक ही कक्षा होती है 1s। अब देखिए यहाँ पर 1s हो गया, इसके बाद में 2s है। अब देखिए 2s में कितने भरे जाएंगे, 2s में अधिकतम 2 भर सकते हैं क्योंकि s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद में p आ जाता है 2p, और देखिए 2p में कितने भरे जा सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 2p में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो हम 6 भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने बचे, 2, 2, 4 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देखिए इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ गए 2, इसमें आ गए 8 और इसमें आ जाते हैं 18। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं फ्लोरीन की। इसके पास 9 होते हैं, तो देखिए इसमें आएगा 1s2, उसके बाद में 2s2 और 2p6। यहाँ तक तो सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 9 चाहिए। तो देखिए 6, 7, 8 और यहाँ पर देखिए 8 भरने हैं, तो 2, 2, 4 और यहाँ पर देखिए p4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा p5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नियोन है। अब नियोन में आते 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2 कितने हो गए 4 और 2p 10 भरने हैं, तो यहाँ पर देखिए 6, यानी कि 1s2 2s2 2p6 6 2 8 10, यानी कि इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं सोडियम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कई बार पूछ लेता है। तो देखिए 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इसमें 1s2 आ जाएगा, इसमें 2s2 आ जाएगा, यहाँ पर 2p6 आ जाएगा। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, 2, 8 और 2, 10, एक 2 इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखिए किसमें आएगा, 2p के बाद में आता है 3s, तो यहाँ पर देखिए 3s1 क्या आ जाएगा 3s1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगली कक्षा m कक्षा में भरा जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं मैग्नीशियम का 12। अब देखिए मैग्नीशियम इसके पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 12 भरेंगे, तो देखिए 1s2 2s2 और 2p6, ये तो सेम रहेगा, कितने हो गए 6 2 8 10 और बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बचेंगे 3s2, क्या हो जाएगा 3s2। चलिए इसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो भरे जाएंगे 1s2 और यहाँ पर 2s2 2p6 और 3s2, कितने हो गए देखिए 2 2 4 10 12 और एक जो बचा है 3s के बाद क्या था 3p, तो यहाँ पर आ जाएगा 3p1, यानी कि इस प्रकार से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो दोस्तों भरे जाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का दर 3s। अब देखिए इनकी संयोजकता का निर्धारण कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए संयोजकता का निर्धारण कैसे होता है कि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर यहाँ पर संयोजकता निर्धारित होती है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए ये p कक्षक है, p कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो करेगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी दोस्तों -2। इसके बाद में फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास यहाँ पर दोस्तों देखिए p5, यानी कि p कोष में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 चाहिए, मतलब एक की कमी है, इसलिए ये -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसके अलावा नियोन है। नियोन के पास देखिए अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर देखिए इसका अष्टक पूरा हो रहा है, यानी 6 और 2 8। अब देखिए अष्टक पूरा है तो इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व की जरूरत है ही नहीं, इसलिए इसकी संयोजकता होती है 0, यानी कि ये आपके उत्कृष्ट गैस विन्यास है वो दोस्तों प्रदर्शित करती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम के पास अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये +1 इलेक्ट्रॉन आपकी संयोजकता प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा यहाँ पर एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के पास अंतिम कोष में 2 और 1 3 है, इसलिए ये 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के आधार पर दोस्तों ये आपके अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग वैलेंसी है वो प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। चलिए अब हम इसके कुछ जो अपवाद हैं उनको देख लेते हैं। वह सिंपली इसी प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखे जाते हैं, इस प्रकार से भरे जाते हैं।
बस 2 स्पेशल केस है, उनको हम देख लेते हैं, उसके बाद आपका कोई सा भी डाउट है वो नहीं रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सा इसी प्रकार से बढ़ता है कि इस रूप में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी आधार पर अब 2 आपके तत्व हैं, एक होता है आपके क्रोमियम, एक होता है मैग्नीज, उनके हम देखते हैं क्योंकि उनका कॉपर होता है और क्रोमियम होता है दोस्तों, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उनको भी हम देख लेते हैं कि उनमें क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर वो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको हम देख लेते हैं, तो इनको आप एक बार देख सकते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। संस्कृत तो पढ़ाओ यहाँ करो, संस्कृत तो पढ़ाओ। पर बहुत बीएस तो बड़े मिली है ना, एक बार देखी तो सही भाई, संस्कृत केमिस्ट्री क्या पढ़ाओ आप दोनों पढ़ा दे कोई कर्मा करूँ दे प्रैक्टिस। शायद कोई होगा ना गुरु है ना वर्ल्ड में जो संस्कृत केमिस्ट्री पढ़ा सके इंडिया में करना। तो चलिए अब हम देखते हैं जो 2 स्पेशल केस है उनके बारे में, क्योंकि दोस्तों वो आपके अपवाद हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। पहला जो है वो आपके आता है आपके, देखिए एक होता है क्रोमियम, एक होता है कॉपर, दोनों हम देखते हैं। अब देखिए आधुनिक अवस्था में ये आपके क्रोमियम होता है, वो दोस्तों आता है 24 नंबर पे और ये आता है 29 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए के कक्षा है तो के कक्षा में लिखिए 1s। अब देखिए 1s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये भर दिया, उसके बाद में 2s और 2p आएंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए 2s2 2p6। ठीक है, इसका काम हो गया खत्म। ठीक है, अभी तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं 6, 2 8 2 10, बढ़ने तो बहुत ज्यादा है। चलिए इसके बाद में m कक्षा आती है, m कक्षा में आपके आते हैं ये, चलिए इनको भी देख लेते हैं 3s3p। तो यहाँ पर देखिए 3s 3p, तो देखिए इनको भरते हैं, देखिए 3s 3p, तो 3s में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब कितने हो गए यहाँ पर देखिए 2 4 10 और 16 18 हो गए ना। अब देखिए 18 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू नियम, इसके नियम के अनुसार देखिए क्या होगा, इसके नियम के अनुसार यहाँ पर मैं इसको उठा देता हूँ एक बार, तो इसके नियम के अनुसार यहाँ पर 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन 4s और 3d में भरने चाहिए, मतलब यहाँ पर 4s और 3d, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4s में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने बचे, जो बचे हैं वो यानी कि 2 10 12, यहाँ पर 16 17 18। अब देखिए 18 के अनुसार यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर देखिए 24 है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये होना चाहिए 4, यानी कि देखिए 2 2 4 10 12 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 20 और 24, यानी 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके नियम के अनुसार यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होना चाहिए 4ds5d2, वो 4ds यहाँ पर 3d4, ये 4s2 और 3d4 यहाँ पर इसका होना चाहिए, यानी कि 4s2 और 3d4 ये इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, एक रूल्स है जो ये कहता है कि कोई भी अपूर्ण कक्षक होते हैं, डी कक्षक जो होते हैं ना, वो जितने आधे भरे होते हैं, एक रूल्स है जो ये कहता है कि अपूर्ण भरे हुए, एक तो अपूर्ण भरे हुए और एक पूर्ण भरे हुए। ठीक है, ये रूल्स है वो ये कहता है कि एक तो अपूर्ण भरे हुए, एक पूर्ण भरे हुए जो कक्षक होते हैं दोस्तों अधिक स्थायी होते हैं, है ना। तो इस नियम के अनुसार अगर डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, तो अगर D5 ग्रुप में अगर ये होता है यानी कि आधा भरा हुआ होता है, तो उस स्थिति में दोस्तों ये अधिक स्थायी होगा। तो इसकी प्रवृत्ति क्या रहती है कि यहाँ पर ये आपके देखिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर यानी इसको तो 4s1 में रख देता है और इसको ये 3d5 के रूप में बदल देता है। तो इस कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s1 3d5 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो पूरे 24 ही हैं, लेकिन इसका कक्षक है दोस्तों वहां पर भरने का प्रयास ये करता है, इस वजह से यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए हम जो कॉपर है उसको भी देख लेते हैं। कॉपर के पास 29 होते हैं, देखिए 29 हो कैसे भरे जाएंगे, तो देखिए ये 1s2 सिंपल सा है, 2s2 2p6 यहाँ तक तो सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 3s2 3p6 और 4s2 और ये होना चाहिए 3d9, क्या होना चाहिए 3d9। यहाँ पर देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए 6 2 8 2 10 10 12 18 20 और 29, यानी कि टोटल इसके पास कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों वो आपके होना चाहिए 4s2 और 3d10, क्या होना चाहिए 4s2 3d9 ये होना चाहिए।
लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो डी कक्षक होते हैं वो पूर्ण होने के लिए आपके ज्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए ये क्या करेगा, 3D कक्षक है वो अपने आप को पूर्ण इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करेगा, इसलिए ये आपके 3D10 के रूप में होता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसको देता है और ये 4s1 के रूप में आ जाता है। क्या हो जाता है, 4s1 के रूप में आ जाता है, इसलिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s1 और 3D10 होता है। क्या होता है, 4s1 3D10। ठीक है, तो ये आपके अपवाद थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब देखिए, कुछ चीजें होती हैं वो आपको और ध्यान रखनी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। वो चीज ये है कि यहाँ पर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, उसको उत्कृष्ट गैस विन्यास से भी कई बार प्रदर्शित कर दिया जाता है। देखिए, जैसे आपका जो उत्कृष्ट गैसेज होती है वो आपकी होते, देखिए आपको ट्री बताई थी मैंने, हीना, अगरकर और जीरो पे रन आउट। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों, वो यहाँ पर क्या होता है, NS2NP6। क्या होता है, NS2NP6 इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यानी अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसका NS2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1s2 इसका हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर नियोन की बात करें तो यहाँ पर देखिए नियोन का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा यहाँ पर 2s2, और यहाँ पर देखिए अगर पूरा लिखे नियोन का, तो देखिए नियोन के पास यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके 6 होते हैं। क्या होते हैं, 6। तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा, ठीक है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं नियोन के पास, इसलिए जब इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो यहाँ पर कैसे भरे जाएंगे, देखिए 1s2 2p2 और यहाँ पर 1s2 2s2 और 2p और 6, इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन इसके भरे जाएंगे, 1s2 2s2 2p6। अब देखिए क्या करते हैं कि हमेशा इसका अंतिम विन्यास ही लेते हैं, यानी कि 2s2 2p6, तो इसका क्या होगा, 2s2 2p6 इसका अंतिम विन्यास हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं नियोन। इसी प्रकार से आर्गन का निकालेंगे तो आर्गन का निकालेंगे 3s2 3p6, ये सिंपल सा तरीका है। इसी प्रकार से हम जो आपके क्रिप्टॉन इसका निकालेंगे तो 4s2 और 4p6, ये निकालने का तरीका है। इसके अलावा जिनोन का निकालेंगे तो 5s2 और इसके बाद में यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर 5p6, इस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि ये निकालने का इसका तरीका होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने का। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है, देखिए सोडियम जैसे होता है, सोडियम होता है, जैसे हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम होता है 11। क्या होता है, सोडियम होता है 11। अब देखिए ये आपके नियोन के जस्ट बाद आता है, नियोन के जस्ट बाद आता है। तो दोस्तों होता क्या है, जो भी तत्व आपके इन गैसों के तुरंत बाद आते हैं उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास को इनके विन्यास से कई बार प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 1s2, उसके बाद लिखेंगे 2s2, उसके बाद में लिखेंगे 2p6, कितने हो गए यहाँ पर देखिए 2 4 और 10, और इसके बाद आएगा 3s1। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को ऐसे ना लिखकर क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, नियोन ऐसे लिख के और फिर ऐसे लिखा जाता है 3s1। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका भी होता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ तक तो नियोन का इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा, उसके बाद में 3s1। इसी प्रकार से इन तत्वों के भी इलेक्ट्रॉन विन्यास भी इसी प्रकार से लिख दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि सभी जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें दोस्तों सभी तत्व होते हैं वो एक वर्ग में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक वर्ग में आपने देखा होगा, ऐसे जो वर्ग होता है आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक ही वर्ग का, एक ही समूह का, एक ही ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो दोस्तों समान होता है, सेम रहता है। जैसे अगर हम पहले की बात करें, पहले वर्ग की, तो यहाँ पर इसका होता है NS1। ठीक है, उसके बाद दूसरे की बात करें वो होता है NS2, उसके बाद 13वें की बात करें 13वें का वो होता है NS3। तो ये इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सभी तत्वों का, एक ही वर्ग के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो दोस्तों समान रहता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, और इसमें हमने अपवाद भी देखे हैं। तो आज के इस वीडियो में आशा करते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो काफी हद तक निकालना आप सीख गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।